नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सप्तर्षि भैया और मैं हूं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सीखने और सिखाने का साथी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के एक सब ब्रांच के हिसाब से। और आईआईटी जैम को अगर नजरिए में रखें तो एक बहुत ही मेजर टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़े क्यों? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एप्लीकेशन हर एक फील्ड में है। आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखिए या फिर एस्ट्रोफिजिक्स में देखिए, जहां में भी देखें इसका एप्लीकेशन बहुत ही मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी ये आपको कहना क्या चाहता है, मतलब ये टॉपिक का उद्देश्य क्या है? तो मैटर का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास वाला, उसको डील करने के लिए आपके पास है क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर के पास, वो है चार्ज। उसको डील करने के लिए हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी देख लेते हैं हम इस मेजर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स है और क्या क्या हम सीखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करके वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो ब्रांचेस में भाग कर लेते हैं। पहला है आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन और दूसरा है आपका डायनामिक्स वाला पोर्शन। अभी स्टैटिक्स के अंदर हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। और आखिर में हम जाएंगे डायनामिक्स पे। इसमें अभी डायनामिक्स के अंदर क्या है? डायनामिक्स के अंदर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी आप सोच सकते हैं कि मैंने तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स लिखा है लेकिन मैग्नेटोडायनामिक्स क्यों नहीं लिखा? इसका बेसिकली रीजन ये है कि आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ही ना वो पूरा डायनामिक्स का पूरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चला आता है। मैग्नेटोडायनामिक्स करके कोई अलग टॉपिक नहीं होता। तो ये तो हुआ एक मोटा मोटी सब डिविजन। अभी टॉपिक वाइज सब डिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये मिटा देता हूँ, फिर मैं टॉपिक वाइज लिखता हूँ, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आता है कूलम्ब्स लॉ। यहां पर हमें मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन। फिर हमें पढ़ना है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, जहां हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। इसे हम V से भी डिनोट कर सकते हैं और फाई से भी, लेकिन ये फाई और ये फाई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं दोनों एक साथ कभी नहीं यूज करूंगा। फिर हम आएंगे लाप्लास इक्वेशन पे, जिसका एक स्पेशल केस है पॉइसन्स इक्वेशन। फिर यूनिकनेस थ्योरम, जिसके अंदर हम इमेज प्रॉब्लम्स और
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स करेंगे, इमेज एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे। फिर आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडिया। इस नॉन कंडक्टिंग मीडिया को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। देन हमारा अगला टॉपिक रहेगा मल्टीपोल एक्सपेंशन। अभी जैम के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है। इसमें से जो आपको मतलब लगेगा जैम के लिए वो है डाइपोल एक्सपेंशन, सॉरी डाइपोल मोमेंट। और आखिर में आपका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है पोलराइज्ड। बेसिकली ये है बाउंड चार्जेस के लिए। और इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम पहले सीखेंगे चार्ज और करंट डेंसिटीज के बारे में। जैसे कि चार्ज डेंसिटीज में हम सीखेंगे लैम्डा जो कि आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर आपका आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और आखिर में आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। और करंट डेंसिटीज में हम सीखेंगे पहले तो आपका करंट होता है वो पहले, फिर देन आता है आपका सरफेस करंट डेंसिटी, हम के से डिनोट करते हैं, और आखिर में जे से वॉल्यूम करंट डेंसिटी को। फिर हम आएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। जो आपको देता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हम सीखेंगे बायो-सावर्ट लॉ के बारे में। जहां से आपको मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर का आइडिया। फिर हम आएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ पे।
फिर हम आएंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पे। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन जैम में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम इसे भी बहुत गौर से सीखेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। फिर हम करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैं मैग्नेटोस्टैटिक्स को एमएस से लिख रहा हूं। फिर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का मल्टीपल एक्सपेंशन करेंगे। अगेन जैम के नजरिए से ये बहुत ही मतलब कभी नहीं आया है मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे क्योंकि ये आपको ये प्रूफ करके देता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एक्सिस्ट। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। और आखिर में हम आएंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स जहां हम सीखेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में, यहाँ हम बहुत सारे नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी सीखेंगे, जैसे आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इसे डिनोट करते हैं। और फिर आखिर में हम जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अभी हम आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यहां हम यूज करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। लॉरेंट्ज फोर्स लॉ हमें डिस्क्राइब करता है कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स रहेगा वो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ईएम इंडक्शन। जिसके अंदर हम सीखेंगे फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में। पहले फैराडेज लॉ, फिर लेंज लॉ। फिर हम आ जाएंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन पे। जो जिसके अंदर हम तीन केसेस करेंगे। एक है फ्री स्पेस या वैक्यूम, क्या फ्री स्पेस और वैक्यूम।
नेक्स्ट होगा हमारा नॉन कंडक्टिंग मीडिया। और आखिर में कंडक्टिंग मीडिया। फिर हम आ जाएंगे इंटरफेस कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंटरफेस conditions of E and B वेक्टर्स। फिर हम चले जाएंगे EM वेव्स के टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में, फिर आपका आएगा EM वेव्स इन वैक्यूम, इसके अंदर हम मैटर और कंडक्टर्स का भी पढ़ लेंगे। और फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ EM वेव्स एट इंटरफेसेस। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिर हम आएंगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिसमें हम सीखेंगे लॉरेंज गेज और कूलॉम गेज के बारे में। ये टॉपिक हमारा जैम को नजरिए में रखते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम ये सीखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आखिर में हम सीखेंगे पोटेंशियल फॉर्मुलेशन। of Maxwell's equation। इसी के साथ हम एंड करेंगे हमारे पूरे डिस्कशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स कराएंगे, वो अलग अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले टॉपिक के ऊपर IIT जैम में 2019 से 23 तक कौन से पार्ट में क्या क्या मतलब कितने क्वेश्चंस आए। तो पहले 2023 का देखते हैं। MCQ 1 मार्क्स में कुछ भी नहीं आया था, फिर MCQ 2 मार्क्स में आपका आया था 4 क्वेश्चंस, फिर MSQ में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, NIT में 0 अगेन,
एनईटी 2 मार्क्स में आया था आपका 2 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया आपका 7 क्वेश्चंस। फिर 2022 में एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आया था एमसीक्यू में, फिर 5 क्वेश्चंस आए थे 2 मार्क्स के एमसीक्यू में, फिर 1 मार्क्स का एमएसक्यू, 2 मार्क्स का एमएसक्यू 1, अगेन एनईटी 1 मार्क्स का 0 और 4 मार्क्स का 4, सो 6 7 11, टोटल 11 क्वेश्चंस। फिर 2021 में 0 फ्रॉम एमसीक्यू 1 मार्क्स, 4 फ्रॉम एमसीक्यू 2 मार्क्स, एमएसक्यू 2 मार्क्स का 0 था और नेट 1 मार्क्स का 1 था और 2 मार्क्स के नेट में 3 था, 4 और 4 8। फिर 2020 में 3 1 मार्क्स क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू में, 2 मार्क्स का 2 आया था, 2 मार्क्स का एमएसक्यू 2 आया था, एनईटी 1 मार्क्स का 1 आया था, एनईटी 2 मार्क्स का 2 आया था, 5 7 8 और 10 क्वेश्चंस। 2019 में एमसीक्यू 1 मार्क्स का कोई भी नहीं आया था, फिर एमसीक्यू 2 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस, एमएसक्यू 2 मार्क्स में 2, एनईटी 1 मार्क्स में 2, एनईटी 2 मार्क्स में 1 और टोटल हुआ आपका 9 क्वेश्चंस आया था। तो अगर आप देखें आपका लगभग हर एक साल एवरेज में 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझिए। आप अगर देखें, अगर 2023 का उठाए तो 8 मार्क्स प्लस टू 10, देन 14 मार्क्स का तो 2023 में आया था। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ ही सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसे अच्छे से सीखे तो ये स्कोरिंग भी हो जाएगा। तो आइए फिर हम देख लेते हैं कि 2024 में कितने क्वेश्चंस आए थे और एक ब्रीफ में एक पेपर रिव्यू कर देते हैं। तो 2024 में 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपका आया था 3, 2 मार्क्स का आया था 1, एमएसक्यू 2 मार्क्स का आया था आपका 1 क्वेश्चन, नेट 1 मार्क्स का आया था 1 क्वेश्चन और नेट 2 मार्क्स का आया था 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके हुए 4 5 8, टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे 2024 में। इसमें से जो एमएसक्यू 2 मार्क्स वाला है ना, वो एसीआर का क्वेश्चन है और वो आपको हमारे सर्किट थ्योरी वाले भैया पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि बाकी जो क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक पे आए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो एमसीक्यू 1 मार्क्स में आपका पहला क्वेश्चन जो आया था वो कुछ ऐसा था। 2 मीडिया का एक इंटरफेस था, वहां पर एक ईएम वेव ब्रूस्टर एंगल बना के इंसिडेंट हुई थी। एक पार्ट था उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट और एक था रिफ्लेक्टेड पार्ट, और इन दोनों के बीच का एंगल था अल्फा। अभी आपको बोला गया है कि ये अल्फा का वैल्यू क्या है। दूसरे क्वेश्चन पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था कुछ ऐसे फॉर्म का, समथिंग एक्स कैप से पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए, 4x कैप प्लस 3y कैप, उसके बाद टू द पावर i ओमेगा टी प्लस ax माइनस 600y। एक ईएम वेव का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट दिया गया था। अभी आपको बोला गया था कि इस a का वैल्यू क्या है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, एक वेक्टर आपको दिया गया है सिलिंड्रिकल पोलर सिस्टम में, F इक्वल्स टू A ओवर S कैप प्लस B ओवर S Z कैप। ये आपको सिलिंड्रिकल पोलर में दिया गया था। और आपको बोला गया था
कि ये अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू की तरफ। उन 2 डाइलेक्ट्रिक का इंटरफेस था z = 0 प्लेन। ऐसा सोच लीजिए ये z = 0 प्लेन है आपका, ये है 2 डाइलेक्ट्रिक्स का इंटरफेस और बोला गया था कि यहां पर कोई फ्री चार्ज नहीं है, नो फ्री चार्जेस। इस डाइलेक्ट्रिक का आपको बोला गया था रिलेटिव परमिटिविटी R1 = 4 और इसका 2 = 3 और आपको दे दिया गया था कि मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 3x कैप प्लस 2y कैप प्लस 4z कैप, और आपको बोला गया था कि सेकेंड मीडियम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेट वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो 1 मार्क्स के एनएटी पे आपका आया था एक -9 कूलम का चार्ज है जिसको घेरा हुआ है एक कंसेंट्रिक सेल ने। इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस को दिया गया है और आपको बोल दिया गया है कि ये एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है 9 और आपको बोला गया है कि इस इनर सरफेस में, ये जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस है ना, इसमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है। आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के नेट की तरफ। इसमें बोला गया है ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, 2 चार्जेस है, एक है q और एक है 2q, दोनों ही आपका d डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, और ये एक सर्कल है, सेमी सर्कल है MLC जिसका रेडियस है 2d। फिर ये Q आपको बोल दिया गया है Q = 2 कूलम और D है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया है लाइन इंटीग्रल E.dl फ्रॉम M to L along this path MCL कितना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये, लास्ट नेट 2 मार्क्स का। यहां पर एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 0.05 मीटर, जो कि है आपका B0 sin ओमेगा t z कैप को बोला है। ओमेगा है आपका 100 रेड पर सेकेंड और B0 है आपका 0.98 वेबर
पर मीटर स्क्वायर। देन आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.07 meters from the axis of the solenoid। तो यही थे आपके क्वेश्चंस 2024 साल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहें कि हम भी सीखे, आप भी सीखे और ये जर्नी आगे बढ़ते रहे। शुक्रिया।